Hello, good afternoon. Myself Dr. Apurva Ghoshal, consultant gastroenterologist, epidemiologist at Apollo Hospital, Ahmedabad. Today on this Facebook live session, I am going to talk about celiac disease. So सबसे पहले celiac disease क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। celiac disease एक ऑटोइम्यून बीमारी है कि जिसमें आनुवंशिक रोग से संवेदनशील जो लोग होते हैं उसमें ग्लूटेन करके एक प्रोटीन रहता है अनाज में, जो लंबे टाइम तक लेने से छोटी आंत की जो लेयर रहता है या परत रहती है उसमें क्षति पहुंचती है और उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं जिसको हम सीलियाक डिसीज बोलते हैं। तो ये ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन एक टाइप का प्रोटीन है कि जो नॉर्मली अनाज में पाया जाता है। अनाज जैसे कि गेहूँ, जौ और राई, ये 3 टाइप के जो अनाज रहते हैं उसमें ग्लूटेन नाम का प्रोटीन रहता है, जो ज़्यादा लेने से जो लोगों में जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन होता है उनमें ये रोग होता है। अभी ये रोग कौन सी एज में, उम्र में पाया जाता है? तो सीलियाक डिसीज है वो नॉर्मली बच्चों में 6 महीने से ऊपर के और 6 महीने से ऊपर से 2 साल के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है कि जब उनको ब्रेस्ट फीडिंग से डाइट पे लिया जाता है। उस टाइम पे ग्लूटेन का एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से उनमें लक्षण दिखाई देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये रोग सिर्फ बच्चों में दिखाई देता है, ये रोग एडल्ट्स में भी उतना ही कॉमन है और 60 साल की उम्र तक भी हमने नए दर्दी को निदान किए हुए हैं। ये रोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिल्ड्रंस में या बच्चों में ही पाया जाता है। और जब तक पुरुष और स्त्री का सवाल है, इसमें फीमेल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है मेल्स की कंपेरिजन में। और अभी है कि इसमें लक्षण क्या होते हैं, कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि ये सीलियाक डिसीज है या उसके क्या लक्षण रहते हैं। तो बच्चों में और एडल्ट्स में लक्षण में थोड़े से डिफरेंस या भेदभाव देखने को मिल रहा है। जैसे साइंटिफिक स्टडीज बताती है कि चिल्ड्रंस जो होते हैं उसमें ज़्यादातर इंटेस्टाइन से, यानी कि आंत से रिलेटेड जो सिम्टम्स रहते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि एडल्ट्स में इसके जो सिम्टम्स रहते हैं या लक्षण रहते हैं वो इंटेस्टाइन से बाहर के हिस्से में जो अंश होते हैं उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। चिल्ड्रंस में अगर हम देखा जाए तो सबसे कॉमन जो लक्षण दिखाई देता है वो है कि दस्त, बार बार दस्ते लगना, पेट में दर्द होना, भूख नहीं लगना, पेट में भारीपन या गैस ज़्यादा बना हुआ है ऐसा महसूस होना, और बच्चों में वजन का बढ़ावा नहीं होना या हाइट का बढ़ावा नहीं होना। तो ये कॉमन लक्षण है बच्चों में जो पाए जाते हैं सीलियाक डिसीज। जबकि हम एडल्ट्स की बात करें तो उसमें ये जो सिम्टम्स है, ये लक्षण, उसके अलावा बाकी के अंगों के सिम्टम्स है, जैसे कि खून की कमी ज़्यादा होना, आयरन की कमी रहना बॉडी में, कैल्शियम की कमी रहना और लीवर के जो एंजाइम्स रहते हैं वो बढ़े हुए आना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एडल्ट्स में थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन जिसे हम बोलते हैं। तो ये उसके लक्षण है कि हम सीलियाक डिसीज में कैसे सस्पेक्ट कर सकते हैं कि लोगों को सीलियाक डिसीज हो सकता है। अभी ये होने का कारण क्यों है और क्यों होता है? तो सीलियाक डिसीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है। जैसे मैंने बताया कि आनुवंशिक रूप से जो लोग प्रीडिस्पोज रहते हैं और जिसे ज़्यादा संभावनाएं होती है, उसमें एक HLA करके जीन रहता है, HLA। तो उसके स्पेसिफिक जीन्स होना, जैसे कि HLA DQ2 और DQ8, ये 2 टाइप के जीन्स होते हैं, वो लोगों को ये सीलियाक डिसीज होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है जब वो ग्लूटेन कंटेनिंग ग्रेन्स यानी अनाज खाते हैं। तो ये उसका कारण है कि किससे सीलियाक डिसीज होता है। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि अगर कोई बच्चा या कोई एडल्ट है जो इसके लक्षण लेके आता है तो ये सीलियाक डिसीज है या दूसरी कोई आंत की बीमारी है, वो पता कैसे चलेगा? तो उसका निदान के लिए या डायग्नोसिस के लिए हमारे पास 3 तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें से पहला टेस्ट है ब्लड की जाँच। ब्लड की जांच में हम स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडीज़ की जांच करते हैं जो ये सीलियाक डिसीज में बनते हैं, जिसमें कि 2 टेस्ट के नाम जो है स्पेसिफिक वो है TTG एंटीबॉडी और DGP एंटीबॉडी। ये 2 टाइप के एंटीबॉडीज हैं जो सीलियाक डिसीज में पाए जाते हैं।
उससे इसका निदान में सस्पेक्शन जाता है कि हाँ, ये लोगों को सीलियाक डिसीज हो सकता है। दूसरा जो टेस्ट है वो एंडोस्कोपिक टेस्ट है कि जिसमें हम दूरबीन से छोटे आंत की जांच करते हैं और छोटे आंत का टुकड़ा निकालते हैं, यानी कि बायोप्सी लेते हैं। और वो बायोप्सी की जांच में हमको पता चलता है कि हाँ, ये दर्दी को छोटे आंत में पाचन की समस्या है, या उसमें जो पाचक के जो विलाई रहते हैं या पड़ रहता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो दूसरा जो जांच है वो है एंडोस्कोपी और छोटी आंत की बायोप्सी। तीसरा टेस्ट होता है कि कई बार ये जो दो टेस्ट बोले हैं मैंने, कि एक टेस्ट है जैसे ब्लड टेस्ट और बायोप्सी, ये दोनों के जो रिपोर्ट्स आते हैं वो सेम रूप से मैच नहीं होते हैं। यानी कि कई दर्दी में एंटीबॉडी पॉजिटिव होते हैं और बायोप्सी नेगेटिव होती है, या दूसरी तरह अगर बायोप्सी पॉजिटिव है और एंटीबॉडी नेगेटिव है, तो ऐसे दर्दी में कई बार हम उसका जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। जो मैंने बताया HLA-DQ2 और DQ8, ये दो टाइप के जो जीन्स है उसकी हम ब्लड में टेस्ट करते हैं, उसको कंफर्म करने के लिए कि ये दर्दी को सीलियाक डिसीज ही है। तो ये जो 3 टेस्ट है वो हम नॉर्मली निदान के लिए यूज़ करते हैं। अगर बच्चों में और एडल्ट्स में हम फ़र्क देखें डायग्नोसिस में, तो बच्चों की एक गाइडलाइंस के हिसाब से अगर ये जो एंटीबॉडीज़ का लेवल है वो मोर देन 10 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स से ऊपर का उसका वैल्यू आता है और पेशेंट को लक्षण भी है सीलियाक डिसीज के, तो कई बार हम एंडोस्कोपी और बायोप्सी नहीं करते हैं बच्चों के केसेस में। सो कई बार सिर्फ लक्षण से और ब्लड के टेस्ट से हम इसका निदान कर सकते हैं बच्चों के केस में। एडल्ट्स में ज़्यादातर निदान के लिए हमको लक्षण, एंटीबॉडी और बायोप्सी, ये तीनों की ज़रूरत पड़ती है गाइडलाइन के हिसाब से। तो ये तो हुआ कि हम कैसे सीलियाक डिसीज का निदान करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं। अभी ये जो सीलियाक डिसीज है वो बच्चों में और एडल्ट्स में दोनों में अलग अलग रोगों से जुड़ा हुआ होता है। मतलब सीलियाक डिसीज के साथ में कई सारी बीमारियां हैं जो बच्चों में और एडल्ट्स में दोनों में पाई जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बच्चों में देखें कि सीलियाक डिसीज कौन से दूसरे डिसीज से या आम के बीमारी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जेनेटिक डिसीज़ है जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, विलियम सिंड्रोम है। तो ये जो क्रोमोसोमल बीमारियां हैं वो सीलियाक डिसीज़ के साथ में जुड़ी हुई होती है। उसके अलावा दूसरी जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है, क्योंकि ये सीलियाक डिसीज़ भी ऑटो इम्यून डिसीज़ है, बॉडी के बाकी के जो ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती है उसके साथ में ये जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम कॉमन ऑटो इम्यून डिसीज़ की बात करें जो इसके साथ जुड़ी हुई होती है, उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस है, ऑटो इम्यून थायराइड की बीमारियां है, IgA जो एंटीबॉडी है उसकी डेफिशिएंसी है। तो ये जो कंडीशंस है ये इनके साथ में पाया जाता है। अगर हम एडल्ट्स में बात करें तो एडल्ट्स में भी ये ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस जो एक चमड़ी की बीमारी है। तो ये जो डिसीज़ है वो सीलियाक डिसीज़ के साथ में जुड़ी हुई बीमारियां हैं कि जो हम इसके साथ में डायग्नोस कर पाते हैं। अभी अगर कोई दर्दी को हम सीलियाक डिसीज़ डायग्नोसिस करते हैं तो उसको क्या सलाह देते हैं या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। सो सीलियाक डिसीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो मेनली डाइट रिलेटेड है, क्योंकि ये होने का मेन कारण है ग्लूटेन प्रोटीन जो कि अनाज में पाया जाता है, उसको हमें कम करना है, बंद करना पड़ता है लाइफ लॉन्ग के लिए। सो जो लोगों को सीलियाक डिसीज़ है उन लोगों को पूरी ज़िंदगी के लिए जो अनाज में ग्लूटेन पाया जाता है वो पूरी ज़िंदगी के लिए बंद करना पड़ता है। अभी ग्लूटेन कंटेनिंग अनाज जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हैं, उसमें गेहूँ, जौ और राई, ये 3 प्रकार के जो अनाज है जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है वो लाइफ लॉन्ग उनको नहीं लेना है। तो कौन से अनाज है जो सेफ़ है उनके लिए, तो बाकी के जो अनाज है जिसमें कि चावल है, मकाई है, बाजरा है, रागी है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो ये जो अनाज और बाकी के फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो सब सेफ़ है। इन चीज़ों से बनी हुई कोई भी आइटम्स है वो सीलियाक डिसीज़ के पेशेंट्स हैं वो खा सकते हैं। दूसरी एक कंडीशन है कि सीलियाक क्राइसिस। कई बार जो सीलियाक के पेशेंट्स या चिल्ड्रंस हमारे पास आते हैं उसमें कई बार रोग बहुत ही गंभीर रूप से आंत की क्षति हुई होती है। उन लोगों में कई बार बहुत ज़्यादा लोहे की खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना,
कैल्शियम की कमी होना, प्रोटीन की कमी होना और साथ में ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो ये एक बीमारी है सीलियाक क्राइसिस की, जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है। अगर ये सीलियाक डिसीज़ की ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो आगे जाके वो जान का जोखिम भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो इन केसेस में कई बार हम स्टीरॉयड थोड़े से पीरियड के लिए यूज़ करते हैं। इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ है कि जो दवाइयाँ है वो हमारी इम्यूनिटी को दबाती है, जैसे कि स्टीरॉयड है और अजाथायोप्रिन है, वो थोड़े से पीरियड के लिए हम जब तक डिसीज़ कंट्रोल में नहीं आता है उतने पीरियड के लिए यूज़ करते हैं। सो दवाइयों का रोल बहुत कम है। मैंने जैसे बताया कि बहुत थोड़े से परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में दवाई की ज़रूरत पड़ती है। मेनली इनका जो ट्रीटमेंट है वो है डाइट रिस्ट्रिक्शन। ग्लूटेन कंटेनिंग जो डाइट है उसको लाइफ लॉन्ग बंद करना। कॉमन जो खाना हम खाते हैं, जो चीज़ें हमको सीलियाक डिसीज़ में अवॉइड करनी चाहिए, उसमें आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बिस्किट्स है और ब्रेड है। ये जो चीज़ें हैं जिसमें गेहूँ मिला हुआ होता है, तो ये चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। जो बच्चों में और एडल्ट्स में हम सीलियाक डिसीज़ डायग्नोस करते हैं उनको घर पे ये भी बताते हैं कि जब जो आटा वो यूज़ करते हैं वो आटा गेहूँ घर पे ही वो बनाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि बाहर के आटे में अगर आप मकई का या बाजरे का भी आटा लेते हो तो उसमें कई बार गेहूँ का आटा मिल जाता है। अगर वो एक्सपोजर भी अगर कंटिन्यूस रहता है तो दर्दी को राहत नहीं मिलती है। तो ये एक सुझाव हम हर लोगों को देते हैं कि अगर आप आटा यूज़ करते हो तो घर पे ही इसके उसका यूज़ कीजिए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ये देते हैं कि आप अगर बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो अभी जो भी आइटम्स आ रही है खाने की उसके ऊपर ग्लूटेन फ्री करके लिखा हुआ होता है। सो आपको पता चल जाए कि हाँ ये जो कंटेंट है अनाज का उसके अंदर ग्लूटेन नहीं है। सो वो चीज़ें आप आराम से ले सकते हैं। सो बाज़ार से चीज़ें लेनी नहीं है या देना नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें ग्लूटेन फ्री करके अवेलेबल है, पैक्ड फूड्स है, वो आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अभी हम में अगर कोई बच्चे को सीलियाक डिसीज़ है तो उसमें दवाई चालू करने के बाद में कितने इंटरवल पे ब्लड टेस्ट या दूसरी चीज़ें मॉनिटरिंग क्या करना है या कैसे पता चलेगा कि इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जनरली हम निदान के लिए पहले ब्लड टेस्ट और एंडोस्कोपी करते हैं। उसके बाद में अगर इम्प्रूवमेंट होता है, जो कि हमको ब्लड टेस्ट से मालूम पड़ता है, एंटीबॉडी के टेस्ट है वो जनरली हम 3 महीने में या 6 महीने में रिपीट्स करवाते हैं। उसके साथ में ब्लड के पैरामीटर्स है जैसे कि हीमोग्लोबिन है, आयरन है, वो हम रिपीट करके देखते हैं। उससे पता चल जाता है कि हाँ अगर दर्दी ने ग्लूटेन बंद किया हुआ है तो धीरे धीरे हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। उनके जो लक्षण हैं, दस्ते हैं, खून की कमी है, थकावट है, ये सारे लक्षणों में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है और वज़न जो कम हुआ होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये जो मेन प्रॉब्लम लेके बच्चे आते हैं कि उनका वज़न नहीं बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, खून की कमी रह रही है, तो ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ ग्लूटेन बंद करने की वजह से सॉल्व हो सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ है कि अगर ये सीलियाक डिसीज़ को हम ट्रीटमेंट नहीं करें या अनडायग्नोस रहे तो क्या हो सकता है, मतलब इस आगे जाके ये क्या प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर ये सीलियाक डिसीज़ का हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आगे जाके वो, क्योंकि ये छोटी आंत की लेयर की बीमारी है, जो पोषक तत्व छोटी आंत से एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो पोषक तत्व की कमी रहती है। खून की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, प्रोटीन की कमी होना, ये लंबे टाइम तक हो सकता है। हड्डियों की कमजोरी होती है उससे। एक तो ये चीज़ है माल न्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कि अगर बच्चों में ये होता है तो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है। सो अगर आप डायग्नोस नहीं कर पाते हैं जल्दी तो बच्चों की हाइट से वो ताउम्र उतनी ही रहती है, वो बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि कई उम्र के बाद में हाइट बढ़ नहीं सकती है जब बॉर्न फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। फीमेल्स पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो कई बार डायग्नोसिस लेट होता है, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम है वो हाइट है। तो एक ये है कि हाइट, वेट और पोषक तत्वों की कमी है वो ठीक करना। दूसरा है कि अगर हम ये डिसीज़ को ट्रीट नहीं करते तो आगे जाके छोटी आंत में अल्सर होने की संभावनाएं रहते हैं, जिसको हम अल्सरेटिव जेजुनाइटिस बोलते हैं। तो छोटी आंत में अल्सर होना और उसमें से खून निकलना, ये उसका एक कॉम्प्लिकेशन है लंबे स्टेज पर। उससे भी आगे का जो कॉम्प्लिकेशन है वो है छोटे आंत का कैंसर होना। कई बार अगर हम सीलियाक डिसीज़ को ट्रीट नहीं करते हैं
तो उसमें छोटी आंत का कैंसर होने का भी रिस्क रहेगा। तो मेरा मैसेज सीलियाक डिसीज़ के लिए बच्चों को और एडल्ट्स में ये है कि जिन बच्चों को ज़्यादातर दस्तें लग रही है, जिन लोगों का वज़न बढ़ नहीं रहा है या वज़न कम हो रहा है, उनका विकास है वो दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में कम हो रहा है या हाइट नहीं बढ़ रही है, जिन लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी परसिस्टेंट रह रही है या आयरन की कमी है वो ब्लड रिपोर्ट्स में आ रही है, और लिवर के जो टेस्ट कराते हैं उसमें कई बार जो एंजाइम्स रहते हैं SGPT और SGOT ये बढ़े हुए रहते हैं। तो ये जो लक्षण है वो हमको नॉर्मली कहते हैं कि ये लोगों में सीलियाक डिसीज़ होने की संभावनाएं ज़्यादातर है। दूसरा एक फैक्टर है कि जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री मतलब उनके मदर को, फादर को या ग्रैंडफादर्स में सीलियाक डिसीज़ ऑलरेडी होता है, तो उन लोगों में सीलियाक डिसीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे लक्षण वाले बच्चों में या एडल्ट्स में हम एंटीबॉडी का जो ब्लड का टेस्ट होता है, अगर उसमें कंफर्म होता है या सस्पेक्ट होता है कि हाँ इसमें सीलियाक डिसीज़ हो सकता है, तो उन लोगों को एंडोस्कोपी करके छोटी आंत की बायोप्सी दिलवानी चाहिए। उससे ये रोग का जो निदान है, डायग्नोसिस है, वो कंफर्म होता है। और अगर वो डायग्नोसिस कंफर्म होता है तो ऐसे लोगों को लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन बंद करना, मतलब डाइट ही है जो इसका ट्रीटमेंट है, वो हम सलाह देते हैं। पर जल्दी डायग्नोसिस जितना होता है उतना ही रोग में बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस है हाइट नहीं बढ़ने के, वज़न नहीं बढ़ने के, प्लस इसमें फीमेल्स में ज़्यादातर सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस होना, आगे जाके बच्चे नहीं होना या बच्चों का बार बार गिरना, ऐसे लक्षण भी पाए जाते हैं। तो इसके लिए ये रोग का निदान जितना जल्दी होता है उतना उसके ट्रीटमेंट चालू करके उससे लड़ने का हमको अवसर मिलता है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि क्या ये सीलियाक डिसीज़ आंत के अलावा दूसरे अंगों को भी असर करता है, तो उसका जवाब हाँ है कि सीलियाक डिसीज़ भले ही आंत की बीमारी हो, पर वो आंत के रिलेटेड सिम्टम्स से अलावा के भी बाकी के अंगों को बीमार करता है। अगर हम उसके साथ में लक्षण देखे जाए तो ये बॉडी में ऑलमोस्ट हर अंग को अफेक्ट करता है, जिसमें से कॉमन प्रॉब्लम्स जो होते हैं जो मैं यहाँ पे नरेट कर रहा हूँ, जैसे कि आयरन की कमी होना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं जिसे हम, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मतलब मगज से संबंधित बीमारियाँ होना, जैसे कि एपिलेप्सी होना, खींच बोलते हैं जिसे हम, तो खींच आना बोलते हैं। दूसरी चीज़ है कि कई बार ट्रेमर्स आते हैं लोगों को, तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं सीलियाक डिसीज़ में। हड्डियों की बीमारियां होना, जैसे कि हड्डियां कमज़ोर पड़ जाना, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, कई बार उनको बच्चे नहीं रहते हैं, जो बहुत सारे टेस्ट करने के बाद में भी निदान नहीं हो पाता है अगर उनको सीलियाक डिसीज़ है, तो ये कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। दूसरे जो साथ में ऑर्गन अफेक्ट होते हैं उसमें से एक लीवर है कि लीवर में कई बार सूजन आने से लीवर के जो एंजाइम्स है SGPT, SGOT वो बढ़ जाते हैं। तो ये मेन मुख्य एसोसिएशन या उसके लक्षण हैं जो कि आंत से जुड़े हुए नहीं हैं, आंत से बाहर के अंग को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम कई बार देखते हैं, क्योंकि एडल्ट्स जो हमारे पास सीलियाक डिसीज़ लेके आते हैं उसमें इंटेस्टिनल सिम्टम्स कम होते हैं और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल सिम्टम्स जो मैंने बताया, लिवर रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड, वो ज़्यादा लेके आते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम भी इम्पोर्टेंट है, इंटेस्टाइन से आगे जाके एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस को डायग्नोज करना। सो माय मैसेज फॉर टुडेज टॉक ऑन सीलियाक डिसीज इज दैट कि जिन लोगों को फैमिली में सीलियाक डिसीज़ है या जिन लोगों को क्रोमोसोमल डिसीज़ है जैसे मैंने बताया, या जिन लोगों को सिम्टम्स है जो मैंने बताया, वो सिम्टम्स अगर है तो आप नज़दीक के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ब्लड का टेस्ट और बायोप्सी ये दोनों करवाएं, जिससे इसका निदान कंफर्म होता है। अगर आपको सीलियाक डिसीज़ आता है तो उन लोगों को डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो रखने हैं वो रखने से इसमें नियर नॉर्मल लाइफ लोग जी सकते हैं।